recently. The market was at 6.3, 6.5. Transfer of 2.2 lakh crores. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले 2 वीक्स के इकोनॉमी के जो भी न्यूज़ में थे डिस्कशंस, उनको आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, लास्ट वीक कुछ कारणों की वजह से हमारा ये जो सेशन था वो नहीं हो पाया, बट मैंने इंश्योर ये किया है कि आज के सेशन में उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो दरअसल में कुछ टर्म्स हमें डिस्कस करनी है कि आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों न्यूज़ में थी बजट की वजह से, तो थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। देखो, आप लोगों को कई बार मैंने एसेट और लायबिलिटी, इनके बीच में अंतर मैंने आपको कई बार बताया है। आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो चीज़ मेरी है ना, व्हाट आई ओन इज माई एसेट, एंड व्हाट आई ओ मतलब किसी से उधार लिया हुआ है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, बंगला है, पैसा है मेरा, ज़मीन है मेरे पास, इस तरह से मेरे पास स्टॉक्स वगैरह हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे हैं, तो मेरे लिए क्या हुए? ये एसेट हुए। वेयर एज लेट से मैंने कुछ उधार लिया हुआ है अपने दोस्त से, बैंक से उधार लिया हुआ है, या कुछ भी ऐसे मैंने कहीं से जो मेरा नहीं है, मैंने उसको लुटाना है सामने वाले को, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आई, एसेट लायबिलिटी में अंतर तो समझ आ गया। अब इसी तरह से एक टर्म होती है कैपिटल एसेट। जब हम बात करते हैं कैपिटल एसेट की, तो दरअसल में ये ऐसी प्रॉपर्टी की बेसिकली बात करता है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के अंदर यूज या कंज्यूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लेट से अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीन पड़ी हुई है। अब बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के अंदर वो कंज्यूम नहीं हो रही। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नॉर्मली वो वाले एसेट्स होते हैं जो लंबे टाइम के लिए एक्वायर किए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए एक्वायर किए जाते हैं, ना कि इमीडिएट कंजम्पशन या रीसेल के लिए। कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, जो आपने, मान लो आप अपने कपड़े खरीद रहे हो, अब कपड़े खरीद के आप उनको पहन ही रहे हो, वेरएज लेट से आपने कुछ मशीन वगैरह खरीदी, वो ऑन द अदर हैंड आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीद रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से कैपिटल एसेट उन चीजों को बोला जाता है जो सिग्निफिकेंट एसेट्स होते हैं, जो बिजनेस या इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, एंड उसको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पे उसको यूज किया जाता है। चलो, ये बात समझ आ गई कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं। अब हमें जो समझना है ना, वो दरअसल में ये समझना है कि आखिर ये दो टर्म्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी, ये होता क्या है। देखो, मान लो आप कोई भी कुछ चीज खरीदते हो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, आपने किसी चीज के, आपने शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब आप मान लो ये शेयर्स आपने 5 लाख के खरीदे थे, ठीक है, और किसी कारण की वजह से जो भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे थे, उनमें वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाती है। तो हो सकता है ये 5 लाख के जो आपके शेयर्स थे, ये आज के समय 7 लाख के हो जाए, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता ही है बल्कि। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो, जो आपकी वस्तु कोई चीज थी 5 लाख रुपए की, अब वो 7 लाख की हो गई है। तो मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर 2 लाख रुपए का क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है। हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। 5 लाख के आपने शेयर्स खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू 7 लाख है, तो 2 लाख का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन खरीदी थी, जमीन आपने खरीदी थी 20 लाख रुपए की, आज हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 50 लाख हो गई हो। तो ये 30 लाख रुपया कहाँ से आया? ये 30 लाख रुपया कुछ और थोड़ी, बल्कि ये कैपिटल गेन ही तो हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो सर, कैपिटल गेन शब्द भी हमने समझ लिया कि कैपिटल गेन आखिर होता क्या है। अब एक आखिरी चीज बची है, वो बची है कि ये लॉन्ग टर्म क्या है और ये शॉर्ट टर्म क्या होता है। देखो, दरअसल में ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है टेन्योर के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और आइडिया भी आपको लग ही रहा होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, है ना? तो होता पता क्या है, पहले जो उसकी क्लासिफिकेशन थी वो अलग थी, पर अभी जो बजट के हिसाब से ना, इसकी क्लासिफिकेशन को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। क्या है इसकी क्लासिफिकेशन? देखो, अगर तो जो भी आपके पास एसेट है, अगर मान लो वो एसेट आपका कुछ है फाइनेंशियल लिस्टेड एसेट, जैसे मान लो आपने किसी लिस्टेड कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो आपका आ गया लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट के अंदर। अगर हम इसकी बात करेंगे और इसका मान लो टेन्योर है 1 साल से कम, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म। वेयर एज अगर टेन्योर 1 साल से ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म।
सिंपली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो रिलायंस कंपनी थी, रिलायंस कंपनी का कुछ आपके पास कैपिटल गेन हुआ, अगर तो वो 1 साल से कम टाइम के अंदर हो रहा है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे, अगर 1 साल से ज्यादा के अंदर हो रहा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। ये ध्यान रखना, ये होता है कब, जब हमारा जो एसेट होता है वो एक लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट होता है। ठीक है, पर इसके अलावा भी तो सर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की एसेट आपका कोई फाइनेंशियल है ही नहीं, जैसे आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, वो क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है। आपका गोल्ड, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। या इनफैक्ट आपके अगर फाइनेंशियल एसेट्स है पर वो अनलिस्टेड है, तो ये सब केसेस में पता क्या होता है, जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है 2 साल तक का। अगर 2 साल से कम का टाइम है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म, अगर वो 2 साल से ज्यादा का टाइम है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। आर यू गेटिंग इट? कि मान लो जैसे आपकी जमीन थी, आपकी जमीन के रिगार्डिंग कुछ कैपिटल गेन हुआ, एंड अगर वो 2 साल से कम के अंदर होता है, आप उसको बेच देते हो, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, एंड अगर वो 2 साल से ज्यादा में होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। सिंपली मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने ये क्या डिस्कस किया, हमने एसेट का मतलब समझा, हमने ये देखा हमारे यहाँ पे कैपिटल एसेट क्या होता है, हमने देखा कि अगर इसकी वैल्यू के अंदर कुछ बदलाव आता है, या रेदर शुड से इंक्रीज आता है, ऐसे इंक्रीज को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल गेन बोल देंगे। ठीक है, और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एसेट के ऊपर। अगर तो वो एसेट एक लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट है, उस केस में अगर जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो एसेट है वो कुछ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है या फिर अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट है, उस केस में जो टेन्योर होगा वो होगा 2 साल के ऊपर। 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिफाइन किया जाता है। कैपिटल गेन का अर्थ आप समझ गए होंगे। ये लेटेस्ट जो डेफिनेशन अभी इस बार के फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस तरह से यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया। चलो सर, ये बात भी समझ आई। अब इस बार के बजट में क्या डिस्कशन हुआ है? देखो, इस बार के बजट में डिस्कशन ये हुआ है कि जब हम बात करते हैं ना आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो पहले आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसमें हमने बदलाव कर दिया है। किस तरह से बदलाव किया है? बदलाव दरअसल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये आया है कि अब एसटीसीजी की जो रेट हो चुकी है वो हो चुकी है आपकी 20%। जैसे आपके इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी फंड हो गया, इसके ऊपर आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा ना, वो अब से कितना होगा, वो अब से आपका हो जाएगा 20%। आप पूछेंगे सर पहले कितना था? दोस्तों, पहले ही आपका 15% हुआ करता था, इसको 15% को बदलाव करके अब ये 20% कर दिया गया है। तो ये एक चेंज है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी कुछ बदलाव आया है? हाँ जी, बिल्कुल। अब ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना पहले होता था, या तो होता था 10% या होता था 20%। अब इन दोनों का ना ये या हटा दिया है, अब इसकी जगह एक सिंगल टैक्स रेट होगा, वो होगा 12.5%। मैं आपको समझाता हूं क्या। पहले तो पता क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्यादातर चीजों पे 10% था। प्रॉपर्टी वाली चीज अलग है, उस पर मैं आऊंगा, पर 10% जो होता था ना, वो उस पर 12.5 कर दिया गया है, और जो प्रॉपर्टी वाले पे 20% होता था उसको भी 12.5 कर दिया गया है। इसको समझने की कोशिश करना प्रॉपर्टी वाले को। ठीक है, ये वाला तो सिंपल है, कोई भी चीज और थी ना प्रॉपर्टी को छोड़ के, उसके ऊपर 10% लगता था, तो डायरेक्टली उसका 12.5 कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। प्रॉपर्टी वाले में ना कॉम्प्लेक्सिटी पता क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर ना हमें एक चीज दिखती है जिसका नाम है इंडेक्सेशन। समझते हैं इस मुद्दे को। आप ना एक एग्जांपल लेके चलो। लेट से मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मान लो आपकी ना प्रॉपर्टी आपने खरीदी, और आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की। ठीक है, मान लेते हैं खरीद ली। और ये पता आपने कब खरीदी थी? लेट से आपने ये प्रॉपर्टी को खरीदा था, आपने खरीदा मान लो 2007-8 में। कब खरीदा? 2007-8 में। ठीक है, अब मान लो बात आ गई है 2018-19 की। ठीक है, 2018-19 में हम पहुंच गए हैं। अब यहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मान लो आपने ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो 50 लाख के अंदर। तो क्या आप लोग मुझे इस केस में बता सकते हो कि आपका कैपिटल गेन कितना हुआ होगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, हमने खरीदी ये प्रॉपर्टी 20 लाख की 2007-8 के अंदर, और अब हम 50 लाख की बेच रहे हैं 2018-19 के अंदर। तो यहां पर कैपिटल गेन सर 30 लाख हुआ होगा। यही तो बोलोगे ना आप? हाँ बिल्कुल, 30 लाख ही दिख रहा है।
पर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो आप बोल रहे हो कि यार 30 लाख कैपिटल गेन हुआ और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपको तो लगेगा ना यार ये तो बहुत ज्यादा टैक्स है। और एक्चुअल में है भी, पता है क्यों? आप एक चीज नोटिस करो, आपने ये खरीदी थी प्रॉपर्टी 2007-8 के अंदर, और अब जाके 2018-19 11 साल बीत गए हैं इस टाइम को। इस टाइम के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा है, 20 लाख वाली चीज 50 लाख की होगी, नो डाउट अबाउट इट। पर आप एक चीज बताओ, क्या साथ ही साथ महंगाई नहीं बढ़ी? आप बोलोगे हाँ सर महंगाई भी तो बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। तो महंगाई जब इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई के इफेक्ट को भी तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इसी महंगाई के इफेक्ट को देखने के लिए ना सरकार के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक्चुअल में क्या है, ये एक इंडेक्स है जिसका बेस ईयर माना गया है 2001 2002 को, राइट। एंड उसके हिसाब से ना ये सरकार सारे नंबर्स पब्लिश करती है कि अगले साल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जैसे 105 109 ऐसे नंबर्स हैं। तो एक्चुअल में ना जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई कि कैपिटल गेन भाई 30 लाख हुआ है, ये इसके अंदर तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हमने कंसिडर करा ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन दिखा रहा है। तो एक्चुअल में कैसे निकालेंगे कि कैपिटल गेन कितना हुआ होगा? उसके लिए हम पता क्या करेंगे, एक तो पहले हमने देख लिया कि हाँ यार 20 लाख की हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, बिल्कुल ठीक बात है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कब हमने इसको बेचा। आप बोलोगे सर 2018-19 से बेचा, बिल्कुल 2018-19 का ना हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे, वो आएगा आपका 280। इसको हम डिवाइड करेंगे उस साल के अंदर इंडेक्स का जिस समय हमें इसने खरीदा था, वो है आपका 129। अब ये एक्चुअल वैल्यू आपकी आएगी कि आपने एक्चुअल वैल्यू कितने की खरीदी थी। अब इसको एक बार सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 20 इंटू 280/129 करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 2.17 आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 43.4 लैक्स। अब ये क्या है सर 43.4 लैक्स है? देखो 43.4 लाख ना दरअसल में आपके 20 लाख रुपए की वैल्यू है। समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने ये एक्चुअल में खरीदी तो 2007-8 में थी, पर अगर हम उसको इन्फ्लेशन के साथ मैच करें आज के टाइम के ऊपर, तो हमें देखने को मिलेगा ये वैल्यू एक्चुअल में आपकी 43.4 निकल के आएगी। अब हम ना कैपिटल गेन यहां से कैलकुलेट करेंगे कि हमने खरीदी कितने की। खरीदी देखो वैसे तो 20 लाख की थी, पर उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने नहीं जोड़ा। जब हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को जोड़ दिया तो उसकी वैल्यू आई 43.4 लैक्स, और हम बेच रहे हैं उसको 50 लाख के अंदर। अब हम यहां से इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि हाँ यार 43.4 की खरीदी, 50 लाख की बेची, अब यहां पर हमारा कैपिटल गेन कितना हुआ, दैट विल बी 6.2 लैक्स। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो आप नोटिस, सॉरी 6.6 लैक्स, ये 6.6 लाख जो वैल्यू आई ना आपकी 6.6 लाख, ये दरअसल में आपका क्या है, ये है आपका कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन के ऊपर आपका जो टैक्स लगेगा वो लगता था 20%। गेटिंग माई पॉइंट? ये सिस्टम ऐसे वर्क करता था। इसी चीज को बोलते हैं हम क्या, इंडेक्सेशन। क्यों हुआ ये इंडेक्सेशन? क्योंकि आपने नोटिस किया कि वैल्यू आपकी, आपने खरीदी प्रॉपर्टी 20 लाख की ही थी, बेची आपने 50 लाख की ही है, पर ये 20 लाख वाली चीज के अंदर इसमें आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं जोड़ा। वहां पर हमने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के माध्यम से हमने देख लिया कि 20 लाख वाली प्रॉपर्टी कब बेची थी, जब 2018-19, वहां पर इंडेक्स क्या है 280, खरीदी कितनी थी 129 की, तो यहाँ पे ये इंडेक्स को हमने ऐसे यूज कर दिया। तो हमने इन्फ्लेशन को जब जोड़ा ना तो हमें पता लगा कि वैल्यू हमारी जमीन की अपने आप 2018-19 में इतनी तो हो ही जाती 43.4, हमने बेची है 50 लाख की, तो एक्चुअल में जो गेन था वो 30 लाख का नहीं है, वो आपके 6.6 लाख का है। अब इस 6.6 लाख के ऊपर हम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ करता था 20%, वो लगा देंगे, उतना पैसा आपको LTCG पे करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? ये इसी चीज को बोलते हैं क्या, इंडेक्सेशन। ये सिस्टम चला करता था 23 जुलाई से पहले, यानी कि जो बजट निकाला ना उससे पहले ये सिस्टम चला करता था। अब पता क्या किया है, निर्मला सीतारमन जी ने कहा नहीं ये इंडेक्सेशन हमें समझ नहीं आता, इसको हटाओ। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला ये सब सिस्टम अब नहीं करेंगे, हम इंडेक्सेशन वगैरह नहीं करेंगे, ये सब खत्म। हम डायरेक्टली यही देखेंगे कि आपने खरीदी कितने की थी 20 लाख की, बेची कितने की 50 लाख की, कैपिटल गेन हुआ आपका 30 लाख का, इस 30 लाख के ऊपर आप सीधा 12.5% दे दो, बात खत्म। कोई इंडेक्सेशन नहीं करनी, कोई 20% टैक्स नहीं लगाना। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ना, पहले जो टैक्स लगता था वो 20% लगता था, पर ध्यान रखना वो 20% कब लगता था, इंडेक्सेशन के साथ। अब सरकार ने बोला है कि हमने टैक्स कम कर दिया है, टैक्स कर दिया है 12.5%,
पर साथ में कर दिया है नो इंडेक्सेशन। अब आप खुद बताओ कि ये टैक्स कम किया गया है या टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार बोल तो रही है कि टैक्स कम कर दिया, 20 की जगह 12.5 कर दिया, पर फर्क भी तो देखो। पहले आपका एलटीसीजी मैंने आपको जो काउंट करके बताया था वो था 6.6 लाख, उसके ऊपर 20% टैक्स लगा रहे थे। अब टैक्स लगा रहे हैं 30 लाख के ऊपर, कितना? 12.5%। अब खुद देख लो किसमें ज्यादा आपको फायदा, किसमें नुकसान है। एनीवेज, गेटिंग द पॉइंट। तो पॉइंट सिंपली ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, उसको 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% था कुछ चीजों के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर 20% था। अब डायरेक्टली सरकार ने बोल दिया कि ये 12.5% हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है। प्लस एट द सेम टाइम एक बात और है, जो भी आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, फंड्स होते हैं, बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, वहां पर जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ ना, उसके ऊपर एक एग्जेम्पशन लिमिट थी कि यानी कि आपको इतने तक ना आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले लिमिट थी आपकी 1 लाख रुपए की, अब वो लिमिट बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। यानी यहां तक आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बियॉन्ड जो आपका कैपिटल गेन होता है आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो आई होप ये जो पूरा मुद्दा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन, ये सारा क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या क्या बदलाव आए हैं। बदलाव ये आए हैं कि होल्डिंग पीरियड को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब बस 2 ही होल्डिंग पीरियड है, एक है 1 साल का, एक है 2 साल का। अगर तो आपका जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट होता है उस केस में क्या देखा जाता है, उस केस में 1 साल का टाइम पीरियड देखा जाता है। 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बाकी चीजों के लिए 2 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा। 2 साल से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बाकी ग्रेटर देन दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो नॉन फाइनेंशियल एसेट है या फिर आपका जो अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स है, उस केस में ये चीज 2 साल वाली टर्म हो जाती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्टली पहले 20% रेट लगता था विद इंडेक्सेशन, अब लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, होल्डिंग पीरियड जैसे मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई कर दिया गया है, 2 साल और 1 साल, अब बस इतने ही आपका होल्डिंग पीरियड रह चुका है, राइट। बाकी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैसे कैसे ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सारी चीजें काफी अच्छे से डिटेल में पता लग गई होंगी। थोड़ा आई नो टेक्निकल टॉपिक था, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसी टॉपिक से हम पढ़ें क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। अगर किसी को भी देखो डाउट आया ना कुछ समझने के अंदर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार वीडियो पीछे जाकर एक बार दोबारा देख लो। आई एम श्योर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपसे कनेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ऋषभ शर्मा सर PW, ये टेलीग्राम चैनल है बेसिकली मेरा, तो इसके माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम ये जो लेक्चर्स हैं इनकी जो PDF है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और भी बहुत सारा जो यूजफुल कंटेंट है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने लोकसभा को ये बताया कि हमारे जो 29,000 हॉस्पिटल, जिसके अंदर आपके 12,625 प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपके इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, वो एक तरह से हिस्सा बन गए हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, जून 30 के आंकड़ों के हिसाब से। तो हमें थोड़ा सा स्कीम के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने आप में क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का अर्थ आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पैसा होगा वो सेंटर भी देगी, वो स्टेट गवर्नमेंट भी देगी, दोनों के बीच में एक तरह से शेयर होगा। ये जो स्कीम है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आ जाती है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत 2 कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसको बोला जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर जिसको आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जानते हो। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो भी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, वो आपके इन्हीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से मिल जाती है। इसके अंदर आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी आ जाती हैं, मैटरनल हेल्थ केयर आ जाता है, चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस आ जाती हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसके माध्यम से देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है आयुष्मान भारत स्कीम का, वो है हमारी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, दैट इज ABPMJ। PMJ क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और AB का मतलब क्या है? आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के माध्यम से क्या होता है
कि हर एक मतलब बेसिकली जो फैमिलीज होती है ना, हर एक फैमिली नहीं बोलने चाहिए, जो आपके 11 करोड़ परिवार है ना, उनको यहाँ पर अभी तक कवर किया गया है। 11 करोड़ परिवार मतलब लगभग आप मान पाओगे कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग 55 करोड़ लोगों को यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। राइट, जो भी आपके लोग हैं जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से, ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं, मतलब सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से काफी जो पुअर लोग हैं वो यहाँ पर जो आते हैं ना, उनको यहाँ पे कवरेज है। कवरेज कितना है? 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर। एक साल के अंदर पूरे परिवार के लिए 5 लाख तक का बेनिफिट कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने बात करी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर की या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, तो उसके माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर तो हमने टैकल कर लिया, पर जब हम बात करते हैं आपकी सेकेंडरी केयर की और टर्शरी केयर की, वो देखा जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से। कोशिश यही है कि कोई भी यहाँ पर लेफ्ट आउट ना रहे, चाहे वो महिलाएं हों, आपके बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर कवर करी गई हैं। एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर फैमिली साइज के ऊपर या एज के ऊपर कोई कैप नहीं है। एक परिवार चाहे 10 लोगों का क्यों ना हो, वो सारे के सारे 10 लोग यहाँ पे कवर्ड है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि साल में बस 5 लाख तक का ही कवरेज है। किसी भी एज का पर्सन हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, 70 80 90 साल के भी, उनको भी यहाँ पे कवरेज मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर किए जाते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो किसी पर्सन को हॉस्पिटल तक लेके जाना है, तो एम्बुलेंस वगैरह का खर्चा होता है, या फिर ऑपरेशन और बाकी चीज़ों के होने के बाद भी बहुत सारे खर्चे और होते हैं, तो वो सारे खर्चे भी यहाँ पर कवर्ड हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम के बारे में ये है कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है ना, वो डे 1 से कवर्ड रहती हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। क्या मतलब इस चीज का? देखो, अगर आपने कभी हेल्थ पॉलिसी ली होगी ना, तो उस हेल्थ पॉलिसी में ये बोला जाता है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल इशू है, उसको कवर नहीं करेंगे, ऐसा नॉर्मली बोला जाता है। पर इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी मान लो किसी पर्सन को, लेट्स से जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो किसी बंदे को ऑलरेडी कैंसर है, तो भाई वो भी कवर्ड है इस स्कीम के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि उसको बोलेंगे भाई आपको कैंसर है, आपको कवरेज नहीं मिलेगा, नहीं, डे 1 से ही मतलब उसको कवरेज पूरा मिलेगा। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है बेनिफिशियरी को। राइट, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पे हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा बेनिफिशरीज की बात करेंगे, कैसे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारा जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है SECC, उसके माध्यम से। इसके साथ ही इसके पहले भी ऐसी स्कीम्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कीम थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उनके बेनिफिशरीज को भी यहाँ पे कवरेज है। अगर वो इंक्लूड नहीं भी SECC 2011 सेंसस डेटाबेस के हिसाब से ना, तो भी उनको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूजन करा गया है। इसके साथ ही देखो, फोकस इस स्कीम का यही है कि एक्चुअल में ना एक इंसान को अपनी हेल्थ के ऊपर कई बार बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इनफैक्ट ना ऐसी स्टेटमेंट भी बोली जाती है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो सिर्फ एक बीमारी दूर होती है पुअर होने से। तो आप नोटिस करते हो यार, कई बार ऐसा देखा गया है कि यार खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। राइट, तो कोशिश यही है कि हमारे जो जनता है ना, हमारे जो लोग हैं, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो वो जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, उसके अंदर कमी करें। तो कमी कैसे हो पाएगी? वो कमी तभी हो पाएगी अगर सरकार ज्यादा खर्चा करेगी। तो सरकार का कोशिश यही है कि हेल्थ जो है वो अपनी स्टेट की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के लोगों का जो खर्चा हेल्थ के ऊपर होता है उसके ऊपर कम करे, लोगों का जो बर्डन है वो कम करें। प्लस एट द सेम टाइम जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करी जा पाए, ताकि उनका यहाँ पे बेनिफिट हो। प्लस फोकस ये रहेगा कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है हम उसको भी यहाँ पर अचीव कर पाए। तो ऑल दिस थिंग्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज निपुण भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, एजुकेशन हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ ना निपुण की दरअसल में फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या अर्थ है सर इस चीज का? देखो, एक्चुअल में होता पता क्या है, कई बार ना कुछ बच्चे होते हैं, मतलब काफी बच्चे के साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि यार उनकी ना क्लासेस तो ऊपर जाती रहती हैं कि क्लास 1 में चले गए, क्लास 2 में चले गए, 3 4 5 ऐसे अगली अगली क्लास में चले तो गए, पर उनके अंदर जो बेसिक नंबर्स की जानकारी है, न्यूमरेसी की जानकारी है, बेसिक लिटरेसी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप ही नहीं हो पाई। राइट, ये दिक्कत आती ही आती है।
तो ये चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम चाहते हैं कि हर बच्चे के पास ना प्रॉपर रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स हो। इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमने यहाँ पर निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया है। निपुण भारत मिशन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर एक मिशन हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका कोशिश यही है कि हर बच्चा जो हमें देश में देखने को मिलता है उसके पास फाउंडेशन लिटरेसी हो, न्यूमरेसी हो बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। जब वो थर्ड ग्रेड को जो पास करेगा, बेसिकली जब एक बच्चा 8 या 9 वर्ष का हो जाता है ना, तब तक उसके पास बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स होने चाहिए। दिस इज द फोकस ऑफ निपुण भारत मिशन। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, ग्रेड 3 तक ये चीज अचीव करनी है। इंप्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर आपका 5 टीयर मैकेनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो आपका नेशनल लेवल पे, दूसरा आपका स्टेट लेवल पे, तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चौथा ब्लॉक लेवल पे, पांचवा आपका स्कूल लेवल के। तो 5 टीयर का इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म यहाँ पे किया गया है ताकि सारे लेवल्स के ऊपर अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए एंड अकॉर्डिंगली हम इसके जो पर्पस है उसको हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं? कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फोकस यही है कि एक तो अच्छी एजुकेशन का उनको एक्सेस मिले एंड वो स्कूल में रहें ड्यूरिंग देयर फाउंडेशनल ईयर्स, उनको रिटेन हम कर पाए, ऐसा ना हो कि वो स्कूल छोड़ कर चले जाएं। प्लस टीचर्स के भी स्किल्स को हम यहाँ पे इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों को अच्छे से सिखा पाएं। अच्छे अच्छे लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो और एंगेजिंग बने एंड उनका मन करे और चीज़ों को पढ़ने के लिए। प्लस प्रोग्रेस को समय समय के ऊपर ट्रैक करते रहे कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस उस हिसाब से हो भी रही है जो हमारा टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। तो ये मिशन चाहता है अपने गोल्स को अचीव करना बाय 2026-27। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं निपुण भारत मिशन के जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं रामनाथ ठाकुर जी, उन्होंने लोकसभा में ये बताया कि अगर हम बात करें 2022-23 और 23-24 की, इन दोनों सालों के अंदर लगभग 1,23,00,000 एंड 1,31,00,000 जो किसान थे उन्होंने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाया अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो थोड़ा सा हमें इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। 2016 के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब जैसा है ना फसल बीमा, तो बेसिकली फसल मतलब होता है क्रॉप और बीमा होता है इंश्योरेंस। तो क्रॉप इंश्योरेंस की एक स्कीम है ताकि हमारे जो किसान हैं हम उनको एक तरह से सेफ गार्ड कर पाएं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज नोटिस करो, पहले भी बहुत सारी स्कीम्स रन होती थी। जैसे पहले एक स्कीम चलती थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। पर हमारा फोकस क्या है? देखो हमारा फोकस है बहुत सारे वन वन के ऊपर, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी था वन नेशन वन स्कीम के ऊपर फोकस था। तो ये सारे जो ऑल इनिशिएटिव्स चल रहे थे उनकी जगह के ऊपर हमने एक सिंगल स्कीम ला दी जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलो ठीक है। अब इसके क्या क्या चीजें इसमें अंतर्गत देखी जाती हैं? इसके अंतर्गत यही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार किसानों की ना फसल खराब हो सकती है, चाहे वो कुछ डिजास्टर की वजह से, कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गया, पेस्ट की वजह से, या फिर उनको कुछ बीमारी लग गई आपकी फसलों को, राइट। ऐसे अलग अलग केसेस के अंदर ना सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आप बोलोगे सर किसान को ही होगा, क्योंकि जब उसकी फसल खराब होगी और किसान ने इतना सारा पैसा डाला था मिट्टी को बेटर करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के अंदर डाला था, पानी और बाकी चीज़ों के ऊपर डाला था, तो कहीं ना कहीं जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है एक किसान तो उसकी कोशिश भी यही होती है कि ठीक ठाक आउटपुट आए। पर अगर आउटपुट नहीं निकल के आता तो फिर किसान अपने आप में बहुत ज़्यादा किसान को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इनफैक्ट देखो इतने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि आप नोटिस करोगे कि हर साल लगभग 10,000 किसान देश में सुसाइड कर लेते हैं। तो किसानों की हालत अपने आप में काफ़ी ख़राब है। तो हम नहीं चाहते यार कि अगर फसल खराब हो जाए तो उसका जो सारा बर्डन है वो आपके किसान के ऊपर ही आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरह से दी जाती है ताकि हमारे इनकम फार्मर्स की जो है वो स्टेबलाइज हो पाए एंड एट द सेम टाइम ना किसान भी कुछ नई नई इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश करें। किसानों को कई बार डर लगता है यार ये मैं कुछ नया ट्राई करूंगा तो कुछ गड़बड़ होगी तो क्या हुआ होगा, राइट। तो इसी वजह से ना हम उनको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ नया ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडर्न चीज़ों की तरफ जाइए। अगर कुछ खराब भी हो गया तो आपके पास इंश्योरेंस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक तरह से इनकम भी आपकी स्टेबलाइज होगी आपके किसानों की, राइट। उनको अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी, क्रेडिट वर्दिनेस इंश्योर करी जा सकती है इन सभी चीज़ों से। अब होता पता क्या है, आपका ना यहाँ पर जो आपको इंश्योरेंस कराने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप हमारा इंश्योरेंस अलग अलग होता है, बेसिकली प्रीमियम अलग अलग होता है।
अगर तो मान लीजिए आपकी क्रॉप है राबी क्रॉप, तो उस केस में आपके जो किसान है ना, उनको 1.5% प्रीमियम पे करना होता है। अगर हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप्स की, तो वहां पर किसान को जो प्रीमियम पे करना होता है वो 2% पे करना होता है। अगर मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इस केस में आपका जो पे करना पड़ता है प्रीमियम वो होता है 5%। ये तो पे करना पड़ा है किसानों को। बाकी का जो होगा बाकी का जो होगा वो आपका सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर कर लेंगी। तो पहली बात तो ये समझ आ गई, ये भी एक अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि पैसा जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो दोनों सेंटर और स्टेट्स के द्वारा दिया जा रहा है। अगर तो वो कोई और स्टेट है, वहां पर आपका 50-50 बेसिस पे होता है, पर अगर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं तो उस केस में भी नंबर 90:10 हो जाता है। इसके अंदर आपके सारे जितने भी नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क होते हैं ना, जैसे आपके सो करने से पहले से लेकर हार्वेस्ट के बाद तक भी, इवन पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे कवर किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसान ने अपनी फसल तो काट ली है, पर वो अभी तक खेत में ही पड़ी हुई है, एंड तब कुछ और दिक्कत की वजह से कहीं ना कहीं फसल खराब हो जाए, तो वो चीज को भी यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। राइट, तो ये सारी चीजें कवर्ड है। सोइंग का रिस्क हो गया, प्लांटिंग जर्मिनेशन फेलियर हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप फेलियर हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो गया, क्लाइमेटिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे रिस्क यहाँ पे कवर किए जाते हैं। क्या चीजें नहीं कवर की जाती? देखो कई बार क्या होता है कि मान लो युद्ध हो गया, युद्ध की वजह से मान लो आपकी जो क्रॉप्स को डैमेज हो गया, या फिर न्यूक्लियर रिस्क हो गया, राइट, कुछ ऐसा रिस्क हो गया जो अपने आप में प्रिवेंटिबल था, जो रोका जा सकता है, कुछ मलिशियस जानबूझ कर कोई डैमेज किया गया, ये सब चीजें एक्सक्लूड करी गई हैं, यही सब इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आपके फूड क्रॉप्स भी कवर्ड हैं, ऑयल सीड्स, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड हमें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था इनविट्स के बारे में। अब इनविट्स का आप मीनिंग समझते हो? इनविट्स का मतलब क्या होता है? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हम यहाँ पे इनविट्स बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका हाईवेज हो गया, रोड्स हो गया, आपके टेलीकॉम के टावर्स हो गया, आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हो गया, राइट, ये सब आपके, अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी लोग यहाँ पे पैसा डालते हैं, राइट, जस्ट लाइक जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना, तो इसी तरह से इन्वेट्स के माध्यम से भी आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो। अब होता क्या है ना, जो भी आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हो उससे आपकी कमाई भी होगी, आपका इंटरेस्ट इनकम आएगा, राइट, आपका डिविडेंड आएगा, राइट। अब ये जो चीजें होती है ना, उनके ऊपर टैक्स लगता है। ये जो बात कह रहे हैं कि डिविडेंड टैक्सेबल होता है पर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होती, नहीं, दोनों की चीजों के ऊपर आपका टैक्स लगता है, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी। बात करें स्टेटमेंट 2 की, ये कह रहा है जो इन्वेट्स होते हैं उनको एज अ बोरोवर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सारफेसी एक्ट। देखो ये बात अपने आप में करेक्ट है। जब मैं बात करता हूँ ना आपके सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की, इसके माध्यम से ना आपके जो इन्वेट्स हो गए या जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, उनको एज अ बोरोवर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अगर बोरोवर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए तो कल को मान लो कोई दिक्कत आ गई तो पैसा रीपे करना होगा। पैसा रीपे करते टाइम क्योंकि आपने उनको बोरोवर की तरह यहाँ पे कंसिडर किया गया है, तो डेफिनेटली उनको रीपे करना पैसा, मतलब उनको पैसा मिल जाएगा। दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है ना, एक तरह से कंफर्ट मिल जाता है उन चीजों को। तो ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। पहला गलत था, दूसरा ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पर, जो था आपका इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी के बारे में। अब ये कह रहा है कि भाई ये जब से इंक्रीज हो रहा है पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, देखो जब मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि वहां के लोगों की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आया। मैं आपको एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, मान लो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की जीडीपी 8% से बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, या जो भी 7% से बढ़ रही है, पर क्या इस बढ़ने की वजह से देश में गरीबों की, मतलब गरीबी कम हो रही है क्या? देश में बेरोजगारी कम हो रही है क्या? अगर ये नहीं कम हो रही ना, तो हम उस चीज को डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ देश ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकम ग्रो हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या लोगों की जिंदगी यहाँ बदल रही है, उनकी जिंदगी के अंदर इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है ना कि जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उसके बढ़ने की वजह से सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो क्या उस चीज को हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे?
आंसर इज नहीं बोलेंगे। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर मान लीजिए गरीबी और बेरोजगारी ये बढ़ती है तो उस केस में हम यहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और आज का होमवर्क दूंगा। एक तो पहला सवाल आपके सामने ये है एंड दूसरा आपके सामने ये रहा सवाल। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट से बताओगे। अब आ जाते हैं अपने मेंस वाले पोर्शन की तरफ। मेंस के लिए आप जानते हो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं एंड एक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा ZBNF के बारे में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के क्या फीचर्स होते हैं एंड कैसे फार्मर्स की सिचुएशन को इंप्रूव करेगा। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। पिछले हफ्तों के अंदर मैंने आपका जो होमवर्क दिया था वो था आपका केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है, एंड साथ ही साथ केयर इकोनॉमी को हम कैसे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर लेकर आ सकते हैं थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी के द्वारा 2024 में पूछा गया उसको थोड़ा हम आज डिस्कस करते हैं। दरअसल में यूपीएससी ने हमसे ये पूछा था कि जब हम बात करते हैं केयर इकोनॉमी की एंड जब हम बात करते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी की, आखिर इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर क्या होता है एंड कैसे हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में लेकर आ सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। देख, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यूपीएससी में डायरेक्टली रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है, कई बार हो भी जाता है, बट फिर भी ये टर्म्स ऐसी है ना जिनको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि या तो ये टर्मिनोलॉजीज कहीं पे हमें मदद कर सकती हैं या फिर जो हम अप्रोच इस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें मदद कर सकती है। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना मोनेटाइज्ड इकोनॉमी की, इसका बहुत ही सिंपल है। जैसे हम बात करते हैं ना जीडीपी की, क्या होता है जीडीपी? हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ प्रोडक्शन किया, क्यों किया? ताकि हम उन चीजों को मनी के लिए एक्सचेंज कर पाए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ऐसी इकोनॉमी को हम कह देंगे क्या? मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप मुझे बदले में पैसे दे रहे हो, तो ये क्या? एक सर्विस है कि नहीं? कि मनी के एक्सचेंज के अंदर हम ये चीज कर रहे हैं। कोई भी ऐसे वस्तु दुनिया में, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस जो आपकी करते हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उनको हम यहाँ पे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है सर, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी तो हर चीज मोनेटाइज्ड हुई। ये घड़ी जिसने भी बनाई होगी उसने मेरे लिए बनाई कि भाई इतने की कोई बंदा खरीदेगा, मैंने खरीद ली, तो मनी का एक्सचेंज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सारे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी हमें होती ही है, वो तो हमें पता ही है। पर जब हम बात करते हैं ना केयर इकोनॉमी की, केयर इकोनॉमी के बारे में हमें कुछ एक फैक्टर्स पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर मोनेटाइज्ड इकोनॉमी समझ आ जाती है पर केयर इकोनॉमी कई बार समझ नहीं आती। दरअसल में ना, आप लोगों ने कई बार महिलाओं को देखा होगा, स्पेशली महिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, बट कई बार आप लोगों ने ना महिलाओं को देखा होगा कुछ कामों के अंदर इन्वॉल्व करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का ध्यान रखना है, या फिर बूढ़ों का, आपके जो बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली केयर, ये करना है, या फिर इस तरह के कुछ और काम करने हैं। ये सब चीजें आपकी केयर इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इवन आप जानते हो महिलाएं बहुत सारे घर के काम भी करती हैं, ठीक है, खाना बनाना हो गया, आपकी मम्मी जैसे खाना बनाती होंगी, बर्तन वगैरह करना हो गया। अब ये जो सब चीजें हो जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें डाउट की बात तो नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या ये चीज जो आपकी मम्मी कर रही हैं, क्या आप इसके लिए, वो पैसे के लिए कर रही हैं? नहीं, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी थोड़ी हो रहा है। ऐसी चीज को हम बोल देते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, पर यहां पर हम इस चीज को बोलेंगे केयर इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर इन एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हो रहा। अब मैंने यहां पे लिखा क्या? स्पेशली महिलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं, नहीं, कुछ एक जगह पुरुष भी करते हैं। पर अगर हम ओवरऑल लेवल के ऊपर एक सर्वे करें तो हमें पता लगेगा कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन केयर इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर इन कामों के अंदर ना एक तरह से मतलब लोगों का बायस बन गया है, जो भी आप कहना चाहो, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाएं इस चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं केयर इकोनॉमी के अंदर। और यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां पर तो मनी एक्सचेंज ही नहीं है, ठीक है, मनी एक्सचेंज है ही नहीं, ठीक है। और इसी वजह से अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ना केयर इकोनॉमी के पार्ट बनते हैं, या तो जो वर्क होता है उनका अनपेड होता है, या फिर बहुत ही कम होता है, जिसको हम अंडरपेड भी कह सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? जब हम बात करेंगे ना इनका डिफरेंस की, केयर और मोनेटाइज्ड, तो यही आपके डिफरेंस बन जाएंगे।
मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, पर यहां पर ज्यादातर महिलाएं होती हैं। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पैसों के लिए होता है, यहां पर मनी एक्सचेंज होता है नहीं, यहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो अनपेड या अंडरपेड होते हैं। इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको मोनेटाइज में देखने को मिल जाता है कि वहां पर हर काम पैसों के लिए होता है। प्लस केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज में अगर आप नोटिस और करो कुछ और अंतर, तो आप जानते हो यार यहाँ पे जब कुछ पैसा ही नहीं कमाया जा रहा तो कोई टैक्सेशन का कोई पार्ट ही नहीं बनता है ना, हमारा फॉर्मल इकोनॉमी का ये पार्ट ही नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, राइट। कई बार ना इन चीजों को हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, रिकॉग्नाइज इन द सेंस की कि यार ये भी काम होते हैं। आप लोग ना कई बार चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। कई बार आपको लगता है कि यार मम्मी अच्छा खाना बना रही है तो बनाएंगी, ये लोग मतलब ऐसा करते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता इस चीज को। ये कंसर्निंग बंदे हैं बहुत ज्यादा, राइट। ये एक कुछ चीजें होंगी। प्लस एट द सेम टाइम यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो केयर इकोनॉमी के काम होते हैं ये राउंड द क्लॉक काम होते हैं। एज इन ऐसा नहीं होता कि ये 9 से 6 वाली नौकरी है कोई, नहीं, ये तो 24 घंटे वाला काम है ना यार। बिल्कुल ठीक बात है, राउंड द क्लॉक वर्क होते हैं या फिर बहुत ही लॉन्ग वर्क आवर्स हो सकते हैं। ये सब चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती है ना, उसी को हम यहाँ पर केयर इकोनॉमी यहाँ पे बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पर कोई फॉर्मल जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, इस तरह की चीजें भी नहीं अवेलेबल होती। तो यही जो मैं पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना विद रिगार्ड्स टू आपकी केयर इकोनॉमी, इसी का आप एग्जैक्ट अपोजिट कर दोगे तो आपका मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के साथ अंतर पता लग जाएगा। जैसे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर जब चीजें कमाई जा रही हैं, पैसा कमाया जा रहा है, तो टैक्सेशन भी होगा, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट भी बनेगा, लोग काम को रिकॉग्नाइज करेंगे तभी तो आपको पैसा दे रहे हैं। या वहां पर क्या होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड आवर होते हैं, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक तरह से एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मोस्टली ज्यादातर मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में मिलते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स आपका केयर इकोनॉमी एंड व्हाट इज अ पार्ट ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। जैसा मैंने बताया, आपके घर के काम, एल्डरली केयर का ध्यान रखना और आपके बच्चों का ध्यान रखना, ये सब आपके केयर इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। तो अंतर तो समझ आ गया होगा दोनों के अंदर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आएगा तब भी आप कुछ एक पॉइंटर्स वहां पे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर मान लीजिए हमने केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का अगर मान लो इस तक लेके जाना है, वो कैसे लेके जा सकते हैं? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, आजकल ना बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नोटिस करो, जैसे आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, राइट। अब लिज्जत पापड़ क्या है, एक तरह से क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज लिज्जत पापड़? तो आप जानते होंगे कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आपकी खासकर महिलाओं को दी जाएं तो हम केयर इकोनॉमी से मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर बढ़ सकते हैं। वहां पर महिलाओं का एक्सचेंज ऑफ मनी, वो चीज जो मैं बात कर रहा था, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इन एक्सचेंज फॉर मनी, वो हो पाएगा। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जब महिलाएं साथ में आती हैं तो मिलकर आपस में सेविंग्स भी करती हैं, उस सेविंग्स का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन भी होता है। एट द सेम टाइम कल को बैंक से उनको लोन चाहिए होता है तो वो भी बहुत आराम से हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आजकल अलग अलग तरह की जॉब्स आ गई हैं, जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब्स होती हैं। इनको अगर हम और प्रमोट करें तो महिलाएं अपने घर से भी काम कर सकती हैं, जिसके माध्यम से केयर इकोनॉमी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी बदल सकती है। प्लस आप नोटिस करो, जैसे आज के समय के ऊपर आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने ना कई बार जैसे आजकल अर्बन कंपनी का आपने नाम सुना होगा, उसमें भी ये सब होता है। लोग जैसे किसी के ध्यान रखने के लिए उनके लिए भी यहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं, है कि नहीं? आजकल ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजें आ रही हैं। आपको कोई भी मतलब आपके बेबी सेटिंग के लिए आपके पास आजकल ऑप्शंस हो जाते हैं। तो ये जो नए नए ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं, इनको मतलब लेकर आना, वो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करो, ये जो चीजें हैं, बच्चों का ध्यान रखना और बाकी चीजें करना, अगर ये चीजें हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपका
मतलब मैटरनिटी लीव्स तो होती हैं, चलो मैटरनिटी लीव्स हो गया, आपके पैटर्निटी लीव्स हो गया, अगर हमने इनको भी पेड, मतलब जो पैटर्निटी लीव में कई बार नहीं होता, मैटरनिटी तो अदरवाइज होती है, पर ये पेड लीव्स अगर आपको मिलेंगी तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ यार, चाइल्ड केयर दोनों का ही काम है, तो कहीं ना कहीं उसको भी आपने मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का ही यहाँ पे पार्ट बनाने की कोशिश करी है। प्लस एट द सेम टाइम एक चीज होती है यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स ने भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर लाया है कि ऐसे चीज़ों के लिए पैसा रेज किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर लाना, केयर इकोनॉमी के अंदर लाना भी उसको मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट बना सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप ना केयर इकोनॉमी जो कि अनपेड या अंडरपेड वर्क को शो करती है, जो कि मनी के लिए एक्सचेंज नहीं होता, वर्सेस आपका मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जहां पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो अगर ये जो लिंकेज है, अगर इस लिंकेज को बनाया जाए तो केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है गिवन दीज पर्टिकुलर स्टेप्स। तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे ना आपसे कि दो चीज़ों में क्या अंतर है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ना अपने पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक साइड आप केयर इकोनॉमी के 5-6 पॉइंट्स लिखो, एक साइड आप मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के 5-6 पॉइंट्स लिखो। फिर आप दिखा सकते हो कि कैसे एक से दूसरे की तरफ आप यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हो एंड इस ट्रांजिशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप वो दिखा दो एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। आई थिंक इस तरह से अगर आप आंसर करोगे तो आपका आंसर काफ़ी होलिस्टिक लगेगा एंड चीज़ों की सामने वाले एग्जामिनर तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिल पाएगी। तो आई होप आपको ये केयर और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा।